हम लोग पहले रिमूव टू वॉइस एम्फेटिक सेंटेंस पढ़ चुके हैं और आज हम लोग टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए है क्या कि पहले आप लोग कुछ हमारे जो नए स्टूडेंट थे जो टेंस का स्ट्रक्चर, केस और पर्सन नहीं पढ़े थे, तो टेंस, केस और पर्सन, तो पर्सन तो लिखा चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में भी पहले उसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। और केस के बारे में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, इसके बारे में भी आप लोगों को बता चुके हैं। एम्फेटिक सेंटेंस पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं। तो मन में हुआ कि टेंस का अगर स्ट्रक्चर भी बता देते हैं, ऐसे मैं सबको लगभग मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ नए विद्यार्थी के चलते मैं टेंस का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। देखिए टेंस में पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ टेंस का स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ। तो आइए, तो सबसे पहली बात है कि टेंस कहते किसको है, थोड़ा सा ये सब के बारे में हल्का। देखिए मतलब टेंस हम डीप से नहीं बता रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसके बाद अगर देखेंगे जैसा समय मिलेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। तो लेकिन अभी जो मैं टेंस का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, इनको आप कमांड कर लीजिएगा। टेंस का स्ट्रक्चर और केस और पर्सन, ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप ग्रामर के किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए टेंस कहते किसको है इसके बारे में जान लीजिए। टेंस shows the time of an action and its degree of completeness। टेंस क्या है? अगर कोई पूछ दे टेंस के बारे में कि टेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, याद रखिएगा कि अगर आपके पास टेंस का स्ट्रक्चर मालूम है और अगर आपके पास टेंस का स्ट्रक्चर है या आपको मालूम है, तो ग्रामर के किसी भी चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले उठता है कि टेंस का महत्व क्या है, टेंस क्यों पढ़ते हैं। हम लोग जो काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी वर्क अगर हम लोग करते हैं तो वो तीन ही टाइम में कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट टाइम में, या तो पास्ट टाइम में, या तो फ्यूचर टाइम में। तो याद रखिएगा अगर हम कोई कार्य करते हैं या तो प्रेजेंट टाइम में होगा, या पास्ट टाइम में, या फ्यूचर टाइम में, कैसे जानेंगे? उसी को जानने के लिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है टेंस सो मतलब दिखाना, द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब टेंस किसी भी कार्य के समय को दिखाता है। और इट्स डिग्री का मतलब माप होता है। कंप्लीटनेस मतलब पूर्णता या अपूर्णता का माप। कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य हम किस टाइम में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं कि पास्ट में कर रहे हैं कि फ्यूचर में कर रहे हैं, इन बातों को जानने के लिए टेंस पढ़ती। क्लियर हो गया? और दूसरी बात यह है कि मेरा कार्य कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। जैसे आप लोग कहते हैं रोहन रोट ए लेटर या रोहन रोट अ लेटर, इसका मतलब है कि रोहन एक पत्र लिख लिया, मतलब वह कार्य पास्ट टाइम में हुआ। कैसे पता चला? तो टेंस पढ़े। तो टेंस क्या करता है? वर्ब के रूप को बतलाता है, वर्ब के रूप के माध्यम से किसी कार्य के समय को बतलाता है। तो इसके बाद मैं आप लोग को बताया कि जैसे इनकम्प्लीट के बारे में, जैसे रोहन इज रीडिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि काम जारी है, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है। इसलिए इनकम्प्लीट या कंप्लीट मतलब पूर्ण या अपूर्ण का भी बोध कराता है, किसी भी कार्य के समय को बतलाता है। लेकिन रियली टेंस जो समय को बतलाएगा, कैसे बतलाएगा? तो वर्ब के रूप के माध्यम से। वर्ब के रूप अगर हम लोग जान लेंगे तो किस टेंस का कौन सा रूप होता है, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो आइए हम लोग और आगे चलते हैं।
तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पर मैं पहले ही बता दिया कि टाइम और टेंस वगैरह के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि मैं अभी टेंस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, तो जो वॉइस और रिमूव टू और एम्फेटिक सेंटेंस में पढ़ाया हूँ उसको आप पुनः देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो टेंस 3 प्रकार का, सब लोग भी जानते होंगे, कोई खास नहीं है, सिंपल, प्रेजेंट टेंस, लेकिन इसको कमांड करना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट टेंस 3 तरह का, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 तरह का टेंस आप लोग भी पढ़े होंगे अच्छी तरह से। देखिए इसका भी 4 प्रकार होता है, ये भी 4 और ये भी 4। तो कहने का मतलब है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसका भी 4 भेद, इसका भी 4 भेद, इसका भी 4 भेद। तो प्रेजेंट टेंस का हम लोग 4 भेद पढ़ेंगे। आइए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेज। कोई पूछेगा कि अगर मन में आ जाए कि प्रेजेंट टेंस जनरली हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जनरली लोग ऐसे क्वेश्चन मन में आ जाता है। तो कि प्रेजेंट टेंस जनरली, यहाँ जनरली शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा, यूसेज बताऊंगा, तो यूसेज में आपको मैं बताऊंगा कभी कभी प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम का भी बोध करा देता है, लेकिन यहाँ पर मैं जनरली की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस हम लोग प्रेजेंट टाइम का बोध कराते हैं, प्रेजेंट टाइम। और पास्ट टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, पास्ट टेंस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या चीज की जानकारी होती है, जनरली पास्ट टाइम। और फ्यूचर टेंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस अगर पढ़ते हैं तो जनरली हम लोग फ्यूचर टाइम की जानकारी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो प्रेजेंट टेंस के बारे में अभी जानेंगे, पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे, फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। आइए, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेज। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेज। पहला याद रखिएगा, इसका जो है ना, इसका 2 नाम होता है। जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिएगा जनरली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोनों मतलब दोनों नाम होता है, जिसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं वहाँ हम डबल टिक लगा दिए। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा देखिए, इसका 3 नाम होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए 3 नाम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। देखिए तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका 3 नाम, इसका एक ही नाम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बना सकते हैं। प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया। एक बात मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो पास्ट का भी आपको याद हो जाएगा और फ्यूचर का भी आपको याद हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप अगर पास्ट की बात करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अगर यहाँ पर पास्ट लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अगर पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहे हैं, अगर पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट प्रेजेंट की जगह पर क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। अगर फ्यूचर की भी बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको याद कर लेने से आपका सब टेंस का जो 4 भेद होता है सब याद हो गया। अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो बारे में जानेंगे तो इस तरह से कैसे क्या सब कुछ इसका जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, तो सबसे पहली बात है कि जो पहचान हम लोग जो यहाँ पर बात करते हैं, इसका पहचान देखिए, जो भी टेंस पढ़िएगा उसका जो आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो ट्रांसलेशन कैसे बनाइएगा, तो उसमें क्या होगा, उसका जो हिंदी के जो वाक्य होंगे उसके वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आपको क्या लगा रहेगा, ता है, ये है, ये है, इस तरह से एटसेट्रा लगा रहता है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि का मतलब होता है जो भी है वो सब लगा रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, आप कहिएगा अफर्मेटिव निगेटिव मतलब नहीं समझते हैं, तो याद रखिए किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी टेंस का मतलब स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे उसका जनरली 6 सेंटेंस बनेगा। कौन कौन बनेगा उसके बारे में बता देता हूँ। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा यस नो क्वेश्चन। देखिए यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही भेद होता है, इसलिए यहां पर मैं यस नो क्वेश्चन। और चौथा यस नो नेगेटिव क्वेश्चन। और पांचवा WH क्वेश्चन। और छठा WH नेगेटिव क्वेश्चन। अब सोचिए कैसे बनाएंगे, किस तरह से, तो मतलब 12 टेंस हो गया, 12 टेंस के भेद, तो 12 टेंस के जो भेद है सबका 6 बनेगा। फॉर्मेटिव, निगेटिव, एसनो क्वेश्चन, एसनो निगेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन। पूरा क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग जो चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसको याद कर लीजिएगा कि जो 6 सेंटेंस है ये कैसे कैसे, पहले अफर्मेटिव तब निगेटिव, इसके बाद एसनो क्वेश्चन, इसके बाद एसनो निगेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन। तो आइए अब शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपके मन में क्वेश्चन होता होगा अफर्मेटिव कहते किसको है। याद रखिएगा कि सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिसमें स्वीकारात्मक अगर कहें तो जिसमें स्वीकार किया जाता है, जिसमें निगेटिव का भाव नहीं होता है। ठीक है,
तो ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, ऐसे जनरल वे में इसको समझ सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले V1 और V5 कहाँ होता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है। I के साथ V1, V के साथ V1, U के साथ V1, U के साथ V1, he, she, it, name के साथ V5, he, she, it, name के साथ V5, they, names के साथ V1। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, I, we, you, he, she, it, name, their, names। क्लियर हो गया। अब देखिए I के साथ V1, V के साथ V1, U के साथ V1, U के साथ V1, he, she, it, name के साथ V5, their, names के साथ V1। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पर V1, आप एक मन में, आपके मन में क्वेश्चन होता होगा यहाँ पर V5 लगा दिए, इधर V1 लगा दिए। थोड़ा सा यहाँ मैं जानकारी दे देता हूँ, अगर पहले से पढ़े होंगे तो जितने भी वर्ब के रूप होते हैं, जितने भी वर्ब के रूप होते हैं सभी प्लूरल होते हैं। जितने भी वर्ब के रूप होते हैं सभी प्लूरल होते हैं। वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल होता है, जैसे गो। क्लियर हो गया। अगर आप V5 की बात अगर करेंगे तो V5 जब भी होगा तो सिंगुलर होगा। V5 में जैसे कि उस यहाँ पर गोज होगी, बढ़िया समझिएगा। जितने भी वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वह प्लूरल होता है, और वर्ब्स का फिफ्थ फॉर्म जो होता है मतलब V5 जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अगर ये पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो अभी जान लीजिए। तो देख लीजिए V1 जो होता है, अब V1 तो प्लूरल है, तो इस प्लूरल में सब के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब V5 यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगुलर में V5 लगना चाहिए, लेकिन यह दोनों जो है, यह दोनों एक्सेप्शन होता है। ठीक है, दोनों एक्सेप्शन होता है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के साथ V1 लगता है और he, she, it, name के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। यह थर्ड पर्सन यही नियम के अनुसार चलता है, यह दोनों एक्सेप्शन है और इनके साथ जब भी होगा तो V1 होगा। क्लियर हो गया। आइए अब समझते हैं। देखिए यहाँ पर रोहन पटना जाता है। आपके मन में यह होगा कि हम तो यहाँ पर जानते नहीं है सब्जेक्ट वगैरह बनाने के लिए, यहाँ रोहन सब्जेक्ट हो गया, पटना अदर वर्ड हो गया, और जाता MV हो गया, और हाय HV हो गया। ये क्लियर हो गया। देखिए यह सब बात थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम होगा। जैसे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, अगर आपके मन में होगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो वाक्य में काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। पटना जो यहाँ पर अदर वर्ड है, आपके मन में होगा कि पटना, यहाँ पर देखिए पटना को हम, यहाँ पर पटना को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पटना प्लेस है जनरली, बाद में इंग्लिश में हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अदर वर्ड, प्लेस को हम अदर वर्ड रखते हैं। जाता मेन वर्ब है, हाय HV है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बात है कि रोहन सब्जेक्ट पहले देना है, अब इसके साथ V1 की V5 देना। अभी क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता होगा V1 देना है या V5। मैं अभी बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, V5 का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर गोज हो गया। एक भाई साहब क्वेश्चन किए सर HV कहाँ लगा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा, एक यहाँ पर नोट करना होगा, बहुत जरूरी याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बात तो क्लियर हो गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर इज कुछ भी चीज नहीं कर सकते। कोई पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं किए, तो उसको कहना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्लियर हो गया। आपके मन में यह पहचान, देखिए किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि लगा रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अदर वर्ड होना चाहिए। देखिए अदर वर्ड रहे नहीं, ऑब्जेक्ट रहे नहीं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब निश्चित रूप से रहना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, एच भी। तो हमारे पास यहाँ पर मैं भी बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर नहीं किए, गोज टू बट। लेकिन एक और क्वेश्चन मन में आता होगा, यहाँ टू क्यों लगाए। तो याद रखिएगा, गो के बाद अगर प्लेस दीजिएगा और उससे डेस्टिनेशन का बोध होगा तो वहां पर टू लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए। एक बात मैं यहाँ पर और भी जानकारी देना चाहूंगा, अगर किसी वाक्य में कर्ता, कर्म, अन्य शब्द और मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में क्या सब लगा रहेगा, ता है, ती है, इटीसी, ता है, ती है, इटीसी कर देते हैं, और हाय हूँ इटीसी लगा रहेगा। मतलब कहने करता है, ती है, ये सब लगा रहेगा। अगर कर्ता, कर्म, अन्य शब्द, मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहेगा। हम यहाँ पर ये बताने का जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी बहुत कमजोर होंगे, कर्ता, कर्म, अन्य शब्द, मुख्य क्रिया, अगर कर्म और अन्य शब्द नहीं भी रहे, ता है, ती है, सब्जेक्ट अगर रहे, तो मात्र हम लोग तो उससे भी पता कर सकते हैं कि यह मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन मैं आपको एक चीज जानकारी देना हूं कि मैं सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसके बाद टाइम एंड टेंस बढ़ाऊंगा। सिर्फ आप अगर इसको कमांड कर लेते हैं तो टाइम एंड टेंस बढ़ाने में और भी आनंद आएगा और अच्छी तरह से आप समझेंगे। तो एक बार पुनः देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सिंपल टेंस का पहला हम लोग जान रहे हैं। इसका पहचान जो है ता है, ती है, ते, वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि लगा रहा था। किस भी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसमें क्या है, पहले कर्ता, कर्म, अन्य शब्द, मुख्य क्रिया यह लगा रहना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। क्लियर हो गया। अब V1 V5 कहाँ लगाएंगे ये भी बताए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 लगाएंगे, अन पर्सन के साथ V1 लगाएंगे, अन पर्सन्स के साथ V1 लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देंगे। एक बात, दूसरी बात यह भी बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं, निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो कि निगेटिव बनाने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। आप तो जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में डू ऑब्लिक डज, और इसके बाद नॉट, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस। एक खासियत है कि डू डज के बाद जब भी होता है तो V1 होता है, V5 नहीं होता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो डू डज देख रहे हैं ये सिर्फ HB है, इसका रियल कोई मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ डू डज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया गया है, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस। अगर डू मतलब करना होता है, बचपन में पढ़े होंगे, अगर यहाँ पर आप डू का मतलब करना लगाएंगे तो ये मीनिंग गलत हो जाएगा। इसलिए डू डज का यहाँ पर मीनिंगलेस है, सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये डू डज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, आप इसलिए इनका प्रयोग किए। इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं खोजिएगा, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह
निगेटिव सेंटेंस है। आपके मन में यह भी क्वेश्चन उठता होगा कि कहाँ पर डू डज, कहाँ पर डू, कहाँ पर डज, कहाँ पर क्या लगेगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये तो आप जानते हैं ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू और यू के साथ डू और ही, सी, ईट, नेम के साथ है डज और दे, नेम्स के साथ डू, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ डू, प्लूरल नंबर वी के साथ डू, यू के साथ डू, यू के साथ डू, ही, सी, इट, नेम के साथ डज, दे, नेम्स के साथ डू, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वह पटना नहीं जाता है, वह पटना नहीं जाता है। ही, अब तो जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब देना होगा। ही डज नॉट गो टू पटना, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किए, पहले सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट के बाद क्या दिए, एच भी, मतलब हेल्पिंग वर्ब डू डज। तो अगर नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाइएगा तो उसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब निश्चित रूप से लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद तब क्या कीजिएगा, नोट लगाइएगा, इस तरह से बनाइएगा। तो आइए इसका एस नो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एस नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट लिखते हैं जो आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये पहला तो ए नंबर था, बी अब सी, एस नो क्वेश्चन। एस नो क्वेश्चन के लिए देखिए सबसे पहली बात है कि नेगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन तो मैंने बताया। तो दैट सेंटेंस विच रेफर्स टू द नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड द नेगेटिव सेंटेंस, मतलब वह वाक्य जिससे नकारात्मक भाव का बोध होता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एस नो क्वेश्चन के बारे में आपके मन में होगा कि कैसे, पहली बार तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहले से पढ़े हैं, जो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बीच में ये जो टाइम एंड टेंस का जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जो पहले पढ़ चुके हैं तो उनके लिए तो वे तो तैयार हैं ही, वे तो पहले से पढ़ ही चुके हैं। लेकिन जो स्टूडेंट इसमें पहली बार जुड़ रहे हैं, जैसे कि जो अदर बैचेज के स्टूडेंट थे जो स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे, तो उनके लिए मैं यह चीज़ बता रहा हूँ। इसलिए कि अगर मैं आगे कल क्लास बताऊँगा, जैसे कि नरेशन बताऊंगा या किसी भी तरह का और चैप्टर में बताऊंगा, तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे ये बीच में स्ट्रक्चर बताना पड़ा और फास्ट करके मैं इसको बता देता हूँ, जो कि हमारे जितने भी मतलब स्टूडेंट है सब एक जैसा हो जाएंगे, फिर पढ़ने में मन पूरा लगेगा। आइए एस नो क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले एस नो क्वेश्चन का हिंदी का वाक्य देख लीजिए। क्या करता प्लस कर प्लस अन्य शब्द, यहाँ पर मैं डॉट डॉट दे देता हूँ क्योंकि मतलब अन्य शब्द रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगा रहेगा, तो आप समझ लीजिए। तो अब एक बात है, एस नो क्वेश्चन में जब भी होता है तो क्या कहाँ होता है, कर्ता के पहले होता है। जब भी होता है तो कहाँ होता है, कर्ता के पहले होता है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में, एस नो क्वेश्चन कहते किसको है, देखिए एस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही भेद होता है। वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर एस या नो में होता है। कभी आपके पापा आपको कहते हैं क्या तुम पढ़ते हो, तो आप इधर से जवाब देते हैं यस, सिर्फ यस बोलते हैं तो क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप अगर कह देते हैं नो तो भी क्लियर हो जाता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर एस या नो में होता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जैसे कि क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि एस नो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन मार्क दिए हैं, याद रखिएगा क्या वह पढ़ता है। अब एक क्वेश्चन है तो क्या कहाँ है, कर्ता के पहले। तो देखिए याद रखिएगा अगर कभी भी सब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहेगा तो वह यस नो क्वेश्चन होगा। इसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात है कि यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाइएगा उसको देखिए। सबसे पहली बात है कि डू ऑब्लिक डज जो आपका एच भी है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले रखना है।
अभी आपको मैं बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है अफर्मेटिव में, लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जब बनाइएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब जो देना पड़ता है तो वो डू या डज होता है। अगर एसनो क्वेश्चन का वाक्य बनाइएगा, कर्ता के पहले अगर क्या रहेगा तो क्या करना है, तो सब्जेक्ट के पहले डू ऑब्लिक डज दे देना है। जैसे कि नेगेटिव बनाए थे सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस बनाए थे, सब्जेक्ट के बाद जो डू ऑब्लिक डज उसको क्या करना है, पहले रख देना है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सुनो क्वेश्चन बता रहा हूं, जिससे क्या हुआ नहीं पढ़ता है, क्या हुआ नहीं पढ़ता है। यहां देखिए डज ही नॉट रीड, फिर से देख लीजिए, क्या वह नहीं पढ़ता है। एस्नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है कैसे, पहले सबसे पहले एच भी रखा जाता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस। कैसे जानेंगे कि यह एस्नो क्वेश्चन है, जब भी सब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहेगा तो निश्चित रूप से जान लेंगे यह एस्नो क्वेश्चन है। एस्नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो मेरे पास था डू ऑब्लिक डज उसको सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, इसके बाद V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कर देंगे, और क्या देख लेंगे क्या वह नहीं पढ़ता है। एक बात यहाँ पर एक लड़का पूछा यहाँ पर डज क्यों लगाए, यहाँ अभी बताया था इसके पहले तुरंत थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके पहले उसके साथ क्या लगता है, डज लगता है, यहाँ इसलिए डज लगाए, डज ही नॉट रीड। एक और देख लीजिए एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन तक बता देता हूं, इसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन कल बताऊंगा। एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन, एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन, ये जो मैं बताता हूं तो एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन वही होगा। इसमें होगा क्या, इसमें मतलब करता, सिर्फ जो है ना यहाँ पर नहीं लगा रहेगा, इसमें नहीं लगा रहेगा। एस नो तो क्वेश्चन तो जान ही गए जिसका उत्तर एस या नो में होता है। एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या है, नॉट लगा रहता है, जिससे आप देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले कैसे बनाइएगा, सब कुछ वही रहेगा, जिससे कि डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमारे भाई से भाई बहन पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सर हम नॉट को इधर रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, अगर आप इधर रखिएगा तो शॉर्ट फॉर्म में आपको देना होगा। जनरली हम लोग स्पोकन में या रिटन में भी आजकल लोग जनरली यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पोकन में ज़्यादा लोग यूज करते हैं डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए इसमें क्या, एस्नो क्वेश्चन में क्या था, क्या कर्ता के पहले था। एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या हुआ, उसमें तो सब कुछ वही रहेगा, इसमें नोट लगा रहेगा, जिससे देखिए क्या हुआ नहीं पढ़ता है, क्या हुआ नहीं पढ़ता है, तो क्या वह नहीं पढ़ता है। अब क्वेश्चन है क्या वह नहीं पढ़ता है, यहाँ पर जो क्या देख रहे हैं ये कर्ता के पहले निश्चित। अब कैसे बनाएंगे, डज ही नॉट रीड, डज ही नॉट रीड। तो एक बार पुनः देख लीजिए, तो मैं अभी बताया अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बिल्कुल उसका वो एग्जाम्पल दिया। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वो भी उसका भी एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग एस्नो क्वेश्चन पढ़ाई, चौथा, ये तीसरा था और ये चौथा था, 6 बनाएंगे। इससे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जिससे क्या हुआ नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड। अगर एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें क्या हो, कहाँ होगा, कर्ता के पहले होगा। तो याद रखिएगा जब भी कर्ता के पहले होगा तो एस्नो क्वेश्चन होगा। इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर रखेंगे। डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये अगर इसको दूसरे शब्द में कहना चाहेंगे तो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और डज ही नॉट रीड। इसका देखिए मतलब बनाए कि क्या हुआ नहीं पढ़ता है, डज। देखिए यहाँ पर जो क्या हुआ नहीं पढ़ता, यहाँ पर एस्नो क्वेश्चन का जिसमें नहीं दे दिए थे हम, यहाँ पर नहीं देने की जरूरत नहीं है, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। अगर एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन रहता तो उसमें ऐसा लगता,
दूसरा देखिए एस्ट्रो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या और करता और नहीं, तो डज ही, देखिए डज या मतलब यहाँ पर जो हम लोग चर्चा किए थे नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, या दूसरे शब्द में अगर कहेंगे यहाँ पर नोट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ अगर नोट लगा ही दिए तो वहाँ नोट लगाने की क्या जरूरत है। डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड। तो अगर आप इसको दूसरा मेथड से बनाएंगे, अगर इसको दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं तो डजंट ही रीड। क्लियर हो गया। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एस्ट्रो क्वेश्चन में क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ पर मैं नोट लगा दिया था, यहाँ पर नोट लगाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रो क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसमें नोट नहीं लगेगा, क्या वो पढ़ता है, तो डज ही रीड। एस्ट्रो नेगेटिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या करता इसमें नहीं लगा रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये अगर इसका दूसरा मेथड बनाएंगे डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या वह नहीं पढ़ता, तो डज ही नॉट रीड। दूसरे शब्द में डजंट ही रीड, आज ही तरह